भारत में कंपनियों की दुनिया में कुछ लड़ाइयां आम अदालतों में नहीं बल्कि कुछ खास अखाड़ों में लड़ी जाती हैं। ये वो जगहें हैं जहां अरबों के सौदे तय होते हैं और कंपनियों का भविष्य तक लिख दिया जाता है। तो चलिए आज भारत के इसी रेगुलेटरी मायाजाल को थोड़ा आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब 16 अरब डॉलर की कोई डील या फिर 54,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी कोई कंपनी अदालत पहुंचती है। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, ये वो बड़े दांव हैं जिनसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। नाम तो सुने ही होंगे, है ना? वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की वो ऐतिहासिक डील, एसआर स्टील का दिवालियापन का संकट या फिर जेट एयरवेज का डूबना। इन सभी बड़ी घटनाओं का फैसला हमारी आम अदालतों में नहीं हुआ। इनकी किस्मत का फैसला हुआ था खास कानूनी अखाड़ों में, और आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन कानूनी रणक्षेत्रों को समझेंगे, फिर यहाँ के खिलाड़ियों से मिलेंगे और खेल के नियमों को जानेंगे। हम कुछ असली मामलों के नतीजे भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि फैसलों को चुनौती कैसे दी जाती है। और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम देश के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले हिस्से से। ये जो कॉर्पोरेट लड़ाइयाँ हैं ये पारंपरिक अदालतों से बाहर लड़ी जाती हैं, पर सवाल ये है कि कहाँ? इसका जवाब है अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर आसान भाषा में समझें तो ये बिजनेस के लिए बनी एक स्पेशल कोर्ट की तरह है। मतलब एक ऐसी संस्था जिसे किसी खास सेक्टर में कानूनी तौर पर बाध्यकारी फैसले लेने की ताकत दी गई है। तो फिर इसमें और हमारी आम अदालतों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है हमारी आम अदालतें जो हर तरह के कानूनी विवाद सुनती हैं, और दूसरी तरफ है ये प्राधिकरण जो किसी एक खास इंडस्ट्री पर ही फोकस करते हैं, जैसे टेलीकॉम या रियल एस्टेट। अदालतों का दायरा बहुत बड़ा होता है, पर इन प्राधिकरणों के पास अपने फील्ड की गहरी एक्सपर्टीज होती है और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर चलते हैं। मतलब दोनों पक्षों को सुना जाता है और फैसला पूरी तरह निष्पक्ष होता है। चलिए अब इन मैदानों और यहाँ के खिलाड़ियों से मिलते हैं। मतलब वो कौन सी संस्थाएं हैं जहां ये मामले जाते हैं और वो कौन से पेशेवर हैं जो कंपनियों की तरफ से केस लड़ते हैं। इस मैदान में कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। जैसे कंपनियों के दिवालियापन और मर्जर के मामलों के लिए है एनसीएलटी, बाजार में गलत कंपटीशन को रोकने के लिए है सीसीआई, शेयर बाजार पर नजर रखता है सेबी, और अगर सेबी के फैसलों से कोई खुश नहीं है तो वो एसईटी जा सकता है। इसी तरह टेलीकॉम के लिए टीआरएआई है और रियल एस्टेट के लिए रेरा। हर संस्था अपने अपने क्षेत्र की माहिर है। और इन अखाड़ों में कंपनियों की तरफ से मोर्चा कौन संभालता है? ये हैं कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो इन प्राधिकरणों के सामने कंपनियों का पक्ष रखते हैं, और इनमें कंपनी सेक्रेटरी का रोल अक्सर बहुत ही अहम होता है। तो ठीक है, मैदान पता चल गया, खिलाड़ी भी पता चल गए, पर खेल के नियम क्या हैं? इन प्राधिकरणों के सामने पेश होने की प्रक्रिया क्या है? ये सिर्फ कोर्ट में खड़े हो जाने से कहीं ज्यादा है। चलिए इसके नियमों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। सबसे पहले केस की पूरी तैयारी की जाती है। हर दस्तावेज को अच्छे से पढ़ा जाता है। फिर एक अनुभवी पेशेवर को हायर किया जाता है, जैसे कि कोई कंपनी सेक्रेटरी। इसके बाद ये पक्का करना होता है कि सारे नियमों और डेडलाइंस का सख्ती से पालन हो। सुनवाई के दौरान अपनी दलीलों को बहुत ही पेशेवर तरीके से पेश किया जाता है, और आखिर में प्राधिकरण जो भी आदेश देता है उसका पालन करना जरूरी होता है। नियम कानून तो अपनी जगह हैं, लेकिन असल दुनिया में इनका असर क्या होता है? चलिए कुछ असली और बड़े मामलों पर नजर डालते हैं जहां इन प्रक्रियाओं के असली नतीजे सामने आए। 16 अरब डॉलर। जी हाँ, ये वो रकम थी जो वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट सौदे के केंद्र में थी। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स सौदा था। तो हुआ ये कि ये सौदा पहुंचा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के पास। सीसीआई ने सौदे को हरी झंडी तो दिखा दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त ये थी कि फ्लिपकार्ट एक अलग कंपनी के तौर पर ही काम करता रहेगा, ताकि बाजार में कंपटीशन बना रहे। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि ये संस्थाएं कैसे बड़े बड़े सौदों को रेगुलेट करती हैं। और अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा, 54,000 करोड़ रुपए। ये वो भारी भरकम कर्ज था जिसके बोझ तले एसआर स्टील दबी हुई थी, जो कभी भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक थी। एसआर स्टील दिवालिया प्रक्रिया में चली गई।
एनसीएलटी और फिर सुप्रीम कोर्ट में 2 साल तक एक लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार एक समाधान निकला। इससे न सिर्फ कंपनी बच गई, बल्कि इसने दिवालियापन कानून के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी कायम की। लेकिन एक मिनट, क्या इन प्राधिकरणों का फैसला ही आखिरी होता है? जी नहीं, हमेशा नहीं। अगर कोई पार्टी फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास अपील करने का भी एक रास्ता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये अपील की सीढ़ी काम कैसे करती है? देखिए, अगर एनसीएलटी या सीसीआई का फैसला आता है तो पहली अपील एनसीएलटी में होती है। वहीं सेबी के मामले में पहली अपील सैट में की जाती है। और इन सभी मामलों में अपील का जो आखिरी पड़ाव है वो है भारत का सुप्रीम कोर्ट। तो हमने मैदान देख लिया, खिलाड़ी समझ लिए, नियम जान लिए और अपील की प्रक्रिया भी समझ ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, इस पूरे सिस्टम का एक ही बड़ा मकसद है। सबसे पहले तो ये बड़े कॉर्पोरेट सौदों में निष्पक्षता लाता है। ये निवेशकों, ग्राहकों और कर्ज देने वालों के हितों की रक्षा करता है। साथ ही ये बाजार में किसी एक कंपनी का दबदबा बनने से रोकता है और संकट में फंसी कंपनियों को एक रास्ता दिखाता है। कुल मिलाकर ये एक स्थिर बाजार का माहौल बनाए रखने में मदद करता है। और इस पूरे सिस्टम की नींव एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर रखी है, वो ये कि कानूनी प्रतिनिधित्व एक मौलिक अधिकार है जो ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कार्यवाही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। इसी सिद्धांत पर यह पूरा ढांचा टिका हुआ है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। जिस तेजी से आज टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया बदल रही है, क्या हमारा ये नियंत्रण और संतुलन का सिस्टम भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।